हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग के परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, इसलिए आप लोग अब बोर्ड की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि यही जो समय बचा है इसी समय से आपका कुछ भला होने वाला है। इसलिए आप लोग इस दौरान किसी भी प्रकार से जो भी मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें ताकि परीक्षा जो है आपका बहुत बेहतर ढंग से हो सके और आप उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए फ्रेंड्स, आपका यह संस्था जीएसपी एकेडमी भी आपके कामयाबी के पीछे चार चांद लगाने वाला है। अभी तक आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा करके वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए, अब आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान का एक अनसॉल्व पेपर है, जो कि 2024 348 जीजी सेट नंबर 1 कोड का है। ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है, लेकिन ये पेपर हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं मात्र 40 मिनट से भी कम में। निर्देश इसमें क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और फिर क्या है दूसरा निर्देश? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इधर क्या है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, पहला का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का है ये, टेपिटम परत का कार्य होता है। तो टेपिटम परत का कार्य होता है, क्या होता है? परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतः स्तर का निर्माण, परागकणों को नष्ट करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले के का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, परागकणों का पोषण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है? निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? केंचुआ, पक्षी, मेढक, हाथी। ये है। अब इसमें आप लोग राइट टिक करेंगे। केंचुआ, अपर्दाहारी का मतलब क्या है? मिट्टी का अपर्दन करने वाला। तो केंचुआ जो होता है, ये मिट्टी के कणों को काट काट करके छोटे छोटे पार्ट्स में बनाता है और भूमि को उपजाऊ भी बनाता है। इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? गा नंबर का क्वेश्चन, पहले का गा होगा, डेंगू जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, का वाहक है। अब कौन इसका वाहक है ये जान लीजिए। डेंगू जो हड्डी तोड़ बुखार है, ये इसका कौन सा वाहक है ये जान लीजिए। थोड़ा सा इसको हम इधर करना चाह रहे थे, लेकिन ये हो नहीं रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है एनाफिलीज, नेक्स्ट है क्यूलेक्स, एडीज, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो बुखार है, इसका वाहक पूछा गया है। डेंगू वैसे DEN वायरस के कारण होता है, लेकिन ये तो कारक हो जाएगा, यहाँ वाहक पूछा गया है। तो आप लोग लगा लेंगे मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, जो कि यहाँ केवल एडीज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। घा नंबर का क्वेश्चन, पहले का घा, कौन सा एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो कौन सा एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थान पर काटता है? यहाँ पॉलीमरेज दिया गया है, एंडोन्यूक्लिएज है, एक्सोन्यूक्लिएज है, लाइगेज है। इतने एंजाइम दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा एंजाइम होगा
जो डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटेगा। तो यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे। पहले का काटने का काम है, तो यहाँ एंडो और एक्सो दोनों होगा। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ जो है एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो क्या काम करेंगे, यहाँ दोनों ऑप्शन दिया गया है और उपयुक्त सभी का ऑप्शन या फिर उपयुक्त दोनों का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आप लोग यहाँ एंडोन्यूक्लियेज पर टिक कर लेंगे। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, तो एंडोन्यूक्लियेज काटता है। वैसे एंडोन्यूक्लियेज भी काटेगा और एक्सोन्यूक्लियेज भी काटेगा, लेकिन एंडोन्यूक्लियेज पर आप लोग टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमें लगता है मिस प्रिंट है, लेकिन अब अनसॉल्व्ड पेपर में ऐसे ही दिया गया था, तो क्या किया जाए। आगे की प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, ये राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है, जीव विज्ञान कक्षा 12 का। अब इसमें जितने भी सेट दिए गए हैं, हम सभी सेट का वीडियो आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु इस पेपर के माध्यम से आप लोग को ये भी जानकारी हो जाएगा कि हमारा तैयारी कितना है। कहने का मतलब आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी पता चल जाएगा। और उन सभी प्रश्नों का समाधान भी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देख करके सुन करके आपको याद करने में भी सुविधा होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, क्योंकि एक शेयर और एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए अनेकों वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और वीडियो उपलब्ध कराते हैं। यहाँ क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का देखा जाए। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। अब यहाँ पूछा गया शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं, तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आगे बताया गया है, दूसरे का खा है एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम। फ्रेंड्स, जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और एक सजेशन हमारा ये भी है कि इस वीडियो को प्ले करके आप वॉच करते समय आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। और उस उत्तर को आप अगर नोट करते जाएंगे सेट वाइज, तो आपको याद करने में भी बहुत सुविधा होगी, रिवीजन करने में भी सुविधा होगी। दूसरे का खा है एमटीपी। एमटीपी का पूरा नाम होता है, एम फार यहाँ हो जाएगा मेडिकल, टी फार हो जाएगा टर्मिनेशन और पी फार हो जाएगा प्रेगनेंसी। तो इसका पूरा नाम बनेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ ऑफ जोड़ दिया जाएगा इसमें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला है इसमें जेडआईएफटी। जेडआईएफटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जाइगोट। जेड फार जाइगोट, आई फार इंट्रा, एफ फार फेलोपियन, टी फार ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये हो जाएगा। अब आगे देखा जाए, अगला क्या है इसमें? गा है आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की अगर इकाई की बात करें हम लोग, तो आनुवांशिकता की इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ गा नंबर का क्वेश्चन जो है वो जीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घा है आनुवांशिक कूट में कितने कोडांतरिक होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में जितने भी कोडान होते हैं सभी कोडांतरिक होते हैं और टोटल कोडानों की संख्या 64 होती है। तो फिर कोडानों की संख्या अगर 64 हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा कि आनुवांशिक कूट में कितने कोडांतरिक होते हैं? यहाँ 64 इसका आंसर हो जाएगा, 64। और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जीन। जीन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे का अंगा वाहित मल क्या है? वाहित मल क्या होता है? तो प्रतिदिन नगरों, महानगरों, गांवों
शहरों आदि से निकले हुए नाली और नालों के माध्यम से जो जल होता है वो क्या कहलाता है? बाहित मल कहलाता है, जिसमें पशुओं के मलमूत्र, मानव मलमूत्र आदि के होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और ये बाहित मल क्या है? बाहित मल से आगे अनेकों बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए बाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीव के द्वारा या फिर कुछ भौतिक विधियों के द्वारा किया जाता है। तो सूक्ष्म ये अगर बाहित मल के उपचार की बात करें तो क्या होता है? बाहित मल का प्राथमिक उपचार होता है, जिसमें जाल या किसी छन्नी के माध्यम से बड़े बड़े जो अपवंक होते हैं उनको छान करके अलग कर लिया जाता है। जबकि द्वितीयक विधि जो होता है इसको जीव विज्ञानीय उपचार के नाम से भी जाना जाता है। और इस दौरान यहाँ क्या है कि बायोगैस भी उत्सर्जित होता है, और बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बायोगैस निर्माण के लिए यहाँ मीथेनोजन जीवाणु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मीथेनोजन जीवाणु होते हैं वो पशुओं के मलमूत्र के माध्यम से मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, और ये मीथेनोजन जीवाणु पशुओं के रूमिनेंट प्रकार का जो आमाशय होता है उसमें पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें जो दिया गया है वो क्या है? इसमें तीसरे का अफीम क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका क्या काम करेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अफीम क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम पपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स, यानी कि जिस पौधे का नाम क्या है? पपेवर सोमनिफेरम, इसके लेटेक्स, लेटेक्स मतलब जो दूध निकलता है उससे, उसी को सुखा करके बनाया जाता है। और अफीम मुख्यतः एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है या उत्तेजक पदार्थ होता है या नशीला पदार्थ होता है, जो भी है सब सही है इसमें। तो ये अफीम जो है, और अफीम की खेती करने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। इसमें आगे और बताया गया है कि यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो अगर पौधे की बात करें तो पपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स को सुखा करके प्राप्त किया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? लैक्रीमा पापवेरिसाहा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लैक्रीमा पापवेरिस है इसका वैज्ञानिक नाम। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 47 होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में वीडियो हमारे इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड है। अभी तक अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे वॉच करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत ही सहज और सरल भाषा में वीडियो देने का प्रयास किया है, इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार वॉच तो करें, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यह वीडियो कितना आनंददायक है और कितने कम समय में इतने अधिक से अधिक कंटेंट को कवर किया जाता है। आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो क्या होगा कि यही वीडियो पाने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि आप कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को सीख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जो परीक्षा में कम समय बचे हैं उसमें आप हर विषय को कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। तो प्रतिरक्षा की बात करें अगर मानव में, तो मानव में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक होता है सहज प्रतिरक्षा, एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। ये है। अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक, इसको इंग्लिश में एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज मतलब क्या हो गया? एंटी मतलब खिलाफ और बॉडीज मतलब जीवन, जीवन के खिलाफ। तो यहाँ क्या है? वे जीवधारी
या वे रसायन जो रोगाणुओं के जीवन के खिलाफ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। और प्रतिजैविक जो है सूक्ष्मजीवियों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम निर्मित प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया और इसी कार्य के लिए वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अंगा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो वन्य जीव सरकार अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, सरकार ने 12 अगस्त 1972 को एक अधिनियम लाया और ये अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहलाता है। इस अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी जीवधारी वन्य जीव है तो वन्य जीवों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार अनेकों धाराओं में सजा मिलेगी। आगे इसमें बताया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 12 अगस्त 1972 को तो ये लाया गया, लेकिन ये पारित हुआ, लेकिन 9 सितंबर 1972 को ये पूर्णतः लागू कर दिया गया। यह आगे हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड की तरफ। चौथे का है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर टिप्पणियां लिखिए। शारीरिक ये भी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। शारीरिक रोध में क्या होता है, जो भी हमारे शरीर की ऊपरी सतह है, जैसे मान लीजिए क्या है, त्वचा है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये भी या रोगाणुओं को रोकने में मददगार होती है। जैसे धूल के कण पड़े तो धूल के कण अंदर जाने से रोकने का काम कौन कर रहा है, हमारी त्वचा कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का एक भाग है, इसलिए हम लोग इसे शारीरिक रोध के नाम से जानते हैं। अगला इसमें है कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध क्या है, जब हमारी कोई कोशिकाएं, सक्रिय कोशिकाएं हानिकारक कोशिकाओं को मार गिराती हैं या मार देती हैं, तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम लोग यहाँ कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा का भाग मानते हैं। अगला इसमें है चौथे का खा, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम यहाँ मेंडल का दूसरा नियम होगा, जिसमें क्या होता है कि जब कोई पौधे, जैसे मान लीजिए लाल और फिर सफ़ेद के बीच में संकरण कराया जाता है, तो होता क्या है, प्रथम पीढ़ी पर जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी गुलाबी होते हैं, लेकिन जब उन्हीं का द्वितीय पीढ़ी पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, तो इस दौरान इनका जो रेशियो मिलता है वो 1:2:1 का अनुपात मिलता है। यहाँ एक क्या है, पूर्णतः शुद्ध लाल होता है और अंतिम वाला जो एक है ये पूर्णतः शुद्ध सफ़ेद होता है, जबकि दो मिश्रित हो जाते हैं अर्थात दो गुलाबी हो जाते हैं। तो इसी नियम को युग्मक शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम आदि नियम के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है, चौथे का गा है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो कैंसर क्या है, अब कैंसर एक लाइलाज या कैंसर एक लाइलाज नहीं होगा यहाँ, कैंसर एक भयंकर बीमारी है और यह क्या होता है, कैंसर जन के कारण होता है, यानी कि वे कारक जो कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग कैंसर जन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है कार्सिनोलॉजी कहा जाता है। आगे बताया गया है इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो कैंसर के बचाव व उपचार क्या है, इसमें बायोप्सी टेस्ट होता है, हिस्टोपैथ टेस्ट होता है, इसके माध्यम से इसका निदान किया जा सकता है। और कुछ क्या है, कीमो विधि है, कीमो विधि के द्वारा भी इसका निदान किया जा सकता है। लेकिन और कुछ वैसे बचाव के जो उपाय हैं वो यही है कि किसी भी दौरान चोट लगने पर तुरंत आप डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि वहाँ की अगर कोशिकाएं मरी हुई हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड आपका बह नहीं पाया बाहर, अंदर ही बह गया, रह गया शरीर में, तो होता क्या है, जिस स्थान पर चोट लगा है वहाँ की कोशिकाएं मरी हुई हैं, वहाँ पर ब्लड का भी क्लॉटिंग हो जाता है, तो फ्यूचर में वही क्या होता है, कैंसर बनने की संभावनाएं बनती हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोग को उपलब्ध होगा इसी चैनल पर।
आगे है चौथे का घा, एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। अब एक संकर और द्विसंकर को क्या करना है, समझाना है, टेस्ट क्रॉस। यहाँ पूछा गया है एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। तो एक संकर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आप सुनिएगा। F1 की संकर संतति का अप्रभावी जनक के साथ संकरण परीक्षण क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, F1 पीढ़ी की संकर संतति का अप्रभावी जनक के साथ संकरण परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट संकरण कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का हिंदी होता है परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण। ये आगे इसमें बताया गया द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। तो इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी की संकर संतति का किसी एक जनक के साथ क्रॉस या संकरण बैक क्रॉस, जिसको संकर पूर्वज संकरण के नाम से जानते हैं, ये कहलाता है। आगे है पांचवे का समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजातता पर टिप्पणी लिखना है। अब आप लोग इसको भी सुनिए, क्या है, समजातता पर टिप्पणी लिखना है। तो समजातता क्या है, इसको सुनिएगा। विभिन्न जीवों के अंगों की मूल रचना और अंगों के उद्भव स्थल में समानता को समजातता कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जीवधारी हो, अलग अलग जीवधारियों में जो उनके अंगों की मूल रचना है तथा उनके अंगों का उद्भव स्थल, जैसे मान लीजिए कि इसी अंग से इसका निर्माण हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, समजातता कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है पांचवे का खा हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी या वर्णन कीजिए। तो हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत जो होता है P+Q = 1 होता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होगा, आप लोग उसे वॉच करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लघु बीजाणुधानी अर्थात परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए या लिखिए। तो परागकोश के लघु बीजाणुधानी में कई परतें होती हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी में कई परतें नहीं होती हैं। लघु बीजाणुधानी में टैपिटम पाया जाता है, गुरु बीजाणुधानी में क्या है, टैपिटम नहीं पाया जाता है। जबकि लघु बीजाणुधानी जो होता है ये पुंकेसर का भाग है और गुरु बीजाणुधानी क्या है, स्त्रीकेसर का भाग है। 3 अंतर पूछा गया था, आपको हम 3 अंतर से अधिक भी बता देते हैं। परागकोश द्विपालिक होता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड द्विपालिक नहीं होता है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, गुरु बीजाणुधानी में बीजांड अर्थात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, वो क्या है, पांचवे का घा है। और पांचवे का घा जो क्वेश्चन है इसको भी सुनिए ध्यान से। समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का व्याख्या करना है। इसमें सुनिए क्या है, समष्टि की कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है। तो समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, आयु वितरण हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये सब क्या हैं, समष्टि की 3 प्रमुख विशेषताओं में आएंगे या उनकी प्रमुख विशेषताओं में आएंगे, जिसको हम यहाँ 3 ही पॉइंट बताना है। तो 3 पॉइंट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दे रहे हैं। पहला क्या है, जन्म दर इसमें होगा, तो जन्म दर मान लेते हैं। दूसरा मृत्यु दर हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप लोग भली भांति ऑफलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट पढ़े भी हैं, नोट्स भी तैयार किए हैं, लिखाया भी गया है, समझाया भी गया है कई बार। लेकिन अब ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर पहुंचाने वाले हैं। पहला इसमें जन्म दर हो जाएगा। तो जन्म दर इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में, इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए यही है। अब किसी इसको मान लेते हैं आप LUK लखनऊ। अब ये हो गया एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया ना, इसकी बात हो रही। इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में जन्म का अनुपात जन्म दर कहलाता है। अब जितने लोग यहाँ जन्म लिए वही क्या कहलाएगा, जन्म दर कहलाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो गया मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है? तो इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात मृत्यु दर कहलाता है। कहने का मतलब जैसे ये लखनऊ हो गया, अब यहाँ पर जो भी इकाई समय में रह रहे हैं, कहने का मतलब एक निश्चित समय अंतराल में 1 ईयर का आप डाटा निकाल लीजिए। अब जितने लोगों का मृत्यु हुआ वो क्या कहलाएगा? मृत्यु दर कहलाएगा। ये होता है। अगला पॉइंट क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण। तो हो जाएगा दी गई समष्टि में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का प्रतिशत। दी गई समष्टि में कहने का मतलब जो ये समष्टि दिया गया है लखनऊ का, तो इसमें क्या होगा? उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के, जैसे कोई 1 वर्ष का है तो कोई 5 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 65 वर्ष का है, कोई 95 वर्ष का है। ये विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का प्रतिशत आयु वितरण कहलाता है। अब कितने कितने प्रतिशत? 5% या 10% के लोग क्या हो गए हैं? 1 वर्ष के हो गए। 15% लोग हो गए 25 वर्ष के, और 65% के लोग हो गए 55, और उसके बाद 95% में मुख्यतः 95 लोग क्या हो गए? 5% में आ गए। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा? ये प्रक्रिया आयु वितरण कहलाता है। आयु वितरण को सामान्यतः आयु पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब 6वां का है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ये वीडियो आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट टाइम उपलब्ध होगा, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई विचार आए हैं कई वैज्ञानिकों के, जैसे स्टैनली मिलर का प्रयोग है, उसके साथ साथ हार्डी बिम्बर्ग का भी कुछ सिद्धांत है, और क्या होता है डार्विन, लैमार्क, नियो डार्विन, ये सब तो अनेकों सिद्धांत आ जाएंगे यहाँ। इसलिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ हम थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति जो है एक कोशिकीय जीवों की हुई। हाँ, यानी कि जो जलीय जीवधारी हैं पृथ्वी पर, उनमें उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, जो कि जलीय जीवधारी हैं और एक कोशिकीय जीवधारी हो गए। अब उन्हीं से फिर चल करके आज के समय में एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवधारियों का भी निर्माण हो चुका है, विशालकाय जीवधारियों का भी निर्माण हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6वें का खा है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मतलब आदिमानव। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन का तात्पर्य यहाँ आदिमानव से है। अब आदिमानव के बारे में कुछ जान लीजिए क्या होता है। सॉरी, स्क्रीन रोटेट हो गया। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला क्या है 6वें का गा, संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग के बारे में सुन लीजिए। वे रोग जो मुख्यतः छुआछूत के माध्यम से होते हों या फिर किसी संक्रामक कारकों के माध्यम से होते हों, तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग या फिर संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे नज़ला है, फ्लू है, मलेरिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है आदि रोग हैं। और ये रोग रोगजनक जीवों जैसे वायरस, जीवाणु आदि के द्वारा होते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अगला इसमें हो जाएगा डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद के बारे में सुनिए। डार्विन के बताए गए विचारधारा क्या कहलाते हैं? डार्विनवाद कहलाते हैं। डार्विन के मतानुसार क्या होता है? प्रारंभिक काल में जिराफ का आकार बकरी सदृश था। प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप गर्दन व अग्रपाद क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबे होते गए और जिराफ की वर्तमान जाति की उत्पत्ति हुई। डार्विन का मत था कि नई जात की उत्पत्ति में अच्छे लक्षणों का चयन प्रकृति द्वारा होता है और अगली पीढ़ी में ये स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। डार्विन ने यह भी बताया कि होता क्या है, डार्विन ने यह बताया कि नवीन लक्षणों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जीवन का संघर्षशील होना है। जैसे जिराफ क्या है, अपना पेट पालन के लिए पहले घास फूस खा रहे थे, फिर घास फूस की कमी हुई तो क्या हो गया कि गर्दन ऊपर करके वृक्षों की टहनियों को खाने लगे, उनके पत्तों को खाने लगे, फिर धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ें हैं, ये बात डार्विन साहब ने बताया कि संघर्षशील
क्रिया के द्वारा इनमें अनेकों लक्षणों की उत्पत्ति हुई। डार्विन ने यह भी बताया कि इनका जो प्रमुख आधार रहा है जीवन संघर्ष, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, विभिन्नता, प्राकृतिक चयन, समर्थ की उत्तरजीविता, लाभप्रद सतत विभिन्नताओं की वंशागति व नई जाति का विकास, ये क्या है, डार्विन साहब के विचार रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा, डार्विनवाद कहा जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो उपलब्ध होगा, फिलहाल यहाँ संक्षेप में जान लीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है तो नर जनन तंत्र का एक चित्र बनाएंगे आप लोग, और इसमें मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पेनिस है, टेस्टिस है, इपीडिडाइमिस है, और उसके साथ साथ सेमिनल वेस्किल है और स्पर्म सैक है। ये सब क्या है, मनुष्य के नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग कहे जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, ये है। आगे जो है इसमें बताया गया है कि उन सभी का वर्णन करना है, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे इसमें बताया गया शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु निर्माण कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। इसके मुख्यतः कई चरण होते हैं, जैसे ग्रोथ फेज होता है और मैच्योरेशन फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। इन 3 चरणों में क्या होता है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अथवा करके दिया गया। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, अंतर देना है। अंतर में क्या क्या है, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए क्या है, 2.5 नंबर के हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है यह अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए होता है और इसका उपयोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए वृत्ताकार डीएनए नहीं होते हैं और इनमें क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इनमें जीन बंधे होते हैं। अगला इसमें है एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज से संबंधित एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी आया था। इसलिए फ्रेंड्स जब भी पेपर में आप बैठिए तो पहले एक बार पेपर को देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 नंबर में भी मिलते हैं, 4 नंबर में भी मिल सकते हैं, और वही क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी मिल सकता है, तो कई नंबर आपके उसी से हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से करिए, क्योंकि अगर एक सही हुआ तो आपका हर जगह सही होगा। तो यहाँ पूछा गया एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज, ये दोनों क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या, एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है ये प्रतिबंधन एंजाइम तो है, लेकिन क्या होता है, डीएनए के विशिष्ट क्षार युग्मकों के बाहरी स्थल को काटने का काम करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेज जो होता है डीएनए के विशिष्ट क्षार युग्मकों को एक आंतरिक बिंदु पर काटने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागत का वर्णन कीजिए। अब यहाँ आप लोग हीमोफीलिया और फिर क्या है, रक्त क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों जो है कर सकते हैं, रक्त वर्णांधता जिसको कहा जाता है, ये कर सकते हैं। तो इसमें लिंग सहलग्न लक्षण से वे दैहिक लक्षण जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित मिलते हैं और उनसे उत्पन्न लक्षण क्या कहलाता है, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाता है। इसमें लिंग सहलग्न लक्षण में मुख्यतः एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम पर कुछ लक्षण प्रेजेंट होते हैं या इन्हीं पर प्रेजेंट होते हैं। इनके द्वारा कुछ बीमारियां जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दोनों बीमारियां हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हैं, क्योंकि ये आनुवांशिक भी हैं। तो होता क्या है, लिंग सहलग्न लक्षण मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित होता है। पहला हो जाता है एक्स लिंग सहलग्न लक्षण, दूसरा होता है वाई लिंग सहलग्न। तो वे जीन जो वे हानिकारक जीन जो एक्स सहलग्न लक्षण पर या एक्स जीन एक्स क्रोमोजोम पर ही उपस्थित मिलते हैं, तो ऐसे लक्षण को एक्स सहलग्न लक्षण कहते हैं, जैसे हीमोफीलिक जीन। नेक्स्ट हो जाएगा वे लक्षण जो मुख्यतः केवल और केवल वाई गुणसूत्र पर ही आधारित होते हैं,
तो ऐसे लक्षण को वायु संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे गंजापन, अब गंजापन का जो बीमारी है वो केवल और केवल किस में पहुंचता है, बच्चों में पहुंचता है, क्योंकि ये इसके लक्षण जो है हानिकारक लक्षण वो वाई क्रोमोसोम पर ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समष्टि से आप क्या समझते हैं, समष्टि से आप क्या समझते हैं, सॉरी, अगला क्वेश्चन यही है। चलिए, पूछा गया है समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में पूछा गया है और हर साल इस से एक क्वेश्चन, समष्टि से संबंधित एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। इसलिए इसको आज से ही आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन हमें हर हालत में पढ़ना ही है, क्योंकि समष्टि से संबंधित क्वेश्चन हर वर्ष आ रहा है। तो समष्टि क्या होता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक जात विशेष के लोगों की संख्या क्या कहलाती है, समष्टि कहलाती है। समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसके बारे में आप सुनिए क्या पूछा गया है, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है। तो समष्टि की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, कई क्रियाएं हैं, जैसे सहोपकारिता है, सहजीविता है, और उसके साथ साथ क्या है, सहभोजिता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं हो जाएंगी। एक एक को आप लोग सुनेंगे। जैसे सहभोजिता की बात है, तो सहभोजिता दो जातियों के मध्य ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति को लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। जैसे आम की शाखा पर उगने वाला क्या है, आर्किड। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा परजीविता। तो परजीविता इसमें क्या है कि एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। जैसे मनुष्य की आंत में स्थित एस्कैरिस परजीवी, अब यहाँ एस्कैरिस को तो लाभ हो रहा है, लेकिन मनुष्य को इससे क्या है, हानि हो रहा है, क्योंकि मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाता है, एस्कैरियोसिस। आगे बात करें इसमें, तो तीसरी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हो जाएंगी सहोपकारिता। इसमें क्या होता है, यह दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। जैसे कवक व शैवाल के मध्य सहोपकारिता संबंध लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट है अंतर जातीय स्पर्धा। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न जातियों के जीवों के मध्य एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे से हानि होता है, वो क्या कहलाता है, अंतर्जातीय स्पर्धा कहलाता है। जैसे दक्षिणी अमेरिका और क्या है, फ्लेमिंगोस की झीलों में रहने वाली मछलियों में भोजन जैसे जूप्लैंक्टॉन्स के लिए प्रतिस्पर्धा। तो ये सब रहे हैं फ्रेंड्स, क्या है, बाकी चीज़ें और भी इसमें हैं समष्टि से पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हमने इतना बताया आप लोगों को। आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ क्या काम करना है, ये 5 नंबर में पूछा गया है, जो कि मेंडल के प्रभाविता अर्थात प्रथम नियम की बात हो रही है। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, मेंडल साहब ने ये बताया कि अगर जो है हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब यहाँ कैपिटल टी क्या होगा, प्रभावी होगा, जबकि स्मॉल टी अप्रभावी जीन होगा। ऐसे अगर हम संकरण कराने का प्रयास करते हैं तो F1 पीढ़ी पर जो संतति प्राप्त होंगे वो तो मुख्यतः यहाँ प्रभावी ही होंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी, लेकिन पुनः जो है जब इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन F1 पीढ़ी के बजाय F2 पीढ़ी पर कराया गया तो 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, जिसमें 3 क्या है, कैपिटल टी जीन होने की वजह से 3 प्रभावी माने गए और स्मॉल टी की वजह से 1 अप्रभावी माना गया। तो यहाँ क्या है, अपूर्ण प्रभाविता की घटना घटित हुई, क्योंकि पूर्णतः सभी कैपिटल टी नहीं हुए, बल्कि कुछ जो है कैपिटल टी, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो एक जो है कैपिटल टी वाला आ गया, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आ गए और 1 स्मॉल टी वाला आ गया। इस प्रकार से 4 युग्म प्राप्त हुए, लेकिन कैपिटल टी होने की वजह से 3 प्रभावी माने गए और 1 अप्रभावी माना गया। इसलिए इस नियम को हम मेंडल का प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता का नियम या फिर अपूर्ण प्रभाविता का नियम के नाम से भी जानते हैं। अपूर्ण प्रभाविता भी इसी में हो गया।
अब फ्रेंड्स आगे इसमें अथवा करके दिया गया है, तो अथवा करके दिया गया है। अब इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, इसमें भी क्या है, और यही इस वीडियो के माध्यम से अंतिम पॉइंट बनने वाला है या अंतिम क्वेश्चन है। आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ये पूछा गया है। तो आवृत्तबीजी पौधे, आवृत्तबीजी का मतलब आई होप सभी लोगों को जानकारी होगा कि वे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई बीज आवरण पाया जाता है उन्हें हम आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। और इनमें निषेचन की बात करें तो आवृत्तबीजी पौधों में परागण के उपरांत निषेचन की घटना घटित होती है। जब परागकण स्त्री केसर के वार्तिकाक पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो जर्मिनेट करते हैं, उगते हैं, और उगने के उपरांत उनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलन ट्यूब अंदर वर्तिका को भेदते हुए अंदर पहुंचता है। बीजांड या फिर ये कहिए कि जो गुरु बीजाणुधानी होता है उसमें अंड कोशिका से मिलता है, तो यह घटना निषेचन कहलाती है। और वो निषेचन के उपरांत फिर उसमें द्वितीयक निषेचन या दोहरा निषेचन की घटना भी घटित होती है, क्योंकि वो अंड कोशिका से मिलने के उपरांत फिर क्या है, प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका से मिला, जबकि द्वितीयक नरयुग्मक जाकर के ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आवृत्तबीजियों में दोहरा निषेचन की घटना घटित होती है। और यहाँ दोहरा निषेचन की घटना घटित होने के उपरांत अब निषेचन पश्च संरचनाओं की बात करें तो निषेचन के पश्चात क्या होता है, आवृत्तबीजी पौधों में जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो थोड़ा पूर्ण विकसित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जबकि दल पुंज समाप्त हो जाते हैं, पुमंग समाप्त हो जाते हैं, अंडाशय फूल करके फल का रूप धारण कर लेता है और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात की संरचनाएं घटित होती हैं। अब मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और हम आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिन प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो उपलब्ध कराते आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।